हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम यूपीएससी में पूछे गए 10 बेहद सिंपल बट थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक आइडिया मिले कि यूपीएससी का जो पेपर है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। यदि आप थोड़ी सी ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। 4 दिन लगातार मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूं, तो रिवीजन के लिए आप मेरे वीडियो को जरूर प्रेफर करें। आने वाले कुछ दिनों में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो नजर आएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा और नीचे अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। ज्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है? जैसे कि आप जानते हैं, जागीरदार और जमींदार की जो हायरार्की है वो कुछ इस तरह होती थी। पहले राजा होते थे और राजाओं के बाद में होते थे जागीरदार और जमींदार। तो पहले होते थे किंग और इनके नीचे होते थे जागीरदार और इनके नीचे होते थे जमींदार। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि यहां पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जानते हैं। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। समझिएगा, इसमें जागीरदारों के पास बेशक अधिकार होते थे, लेकिन जमींदारों की बात करें तो यहां पर राजस्व अधिकार के पास अलावा उन्हें न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट कंफ्लिक्ट में है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे। बिल्कुल सही। जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहां पे जमींदारों को वंशानुगत दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए डी स्टेटमेंट विल राइट। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, पहला भी और दूसरा भी। यदि आपको जागीरदार जमींदार के बारे में हल्का सा भी आइडिया हो तो यू विल गेट द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया है, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात करें, ये कौन प्रकाशित करता है? तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट के बारे में आपको ये भले ना पता हो कि भारत की रैंक क्या है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो याद रखिएगा, ये पब्लिश करता है विश्व आर्थिक मंच। इसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEO। ये भी WEO वर्ल्ड की बात करता है, ग्लोबल की बात करता है, और ये है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो आप इसको याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब कंपटीशन, इकोनॉमी मतलब कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो आप इकोनॉमिक कंपटीशन से कनेक्ट करके आप याद रखिएगा, ई मतलब सी। ठीक है, इकोनॉमी मतलब कंपटीशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ऑलराइट, गॉट दिस वन। ओके, अगला क्वेश्चन जो हम लेके आए वो है चार्टर एक्ट 1813 पे। वेल, आपने रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया होगा, 1773 से पढ़ना शुरू किया होगा, लेकिन चार्टर एक्ट 1813 काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें दो चीजों के बारे में बात की गई, बात कर लेते हैं इसमें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक आधिपत्य को, चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। देखिए, यहां पर एकाधिपत्य मतलब जो आपकी मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन, याद रखिए, चाय और चीन में अभी भी किसका अधिकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। दूसरा यहां पे दिया गया है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित की। बिल्कुल सही बात है, संप्रभुता को सुदृढ़ करने की बात की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहां पर तीसरा कंफ्लिक्टिंग है, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये बहुत बाद में आया था, 1858 में आया था। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन, ये सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है इसमें। तो ऐसे जो एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, बट 1813 का एक्ट बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहां पर चीन और चाय की बात की गई है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। यहां पे आंदोलन लिखे हुए हैं और संगठन लिखे हैं और नायक और लीडर्स। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसकी बात करें तो इसके मेन लीडर थे महात्मा गांधी। दैट्स कंप्लीट। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की बात करें, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की बात करें तो इसके मेन लीडर थे महात्मा गांधी। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे दिया, अखिल भारतीय किसान सभा, इसके मेन लीडर थे स्वामी सजानंद सरस्वती। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ऑल इंडिया किसान सभा से इसके मेन लीडर थे स्वामी सजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके फाउंडर थे ईवी रामास्वामी नायकर। इनका एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था बेसिकली साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेस्ड है, आंदोलन और उनके मेन लीडर बेस्ड है, तो कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा आसान क्वेश्चन है।
काफी आसान क्वेश्चन है और पढ़ाई करते वक्त आप इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। हालांकि ये चीजें मैं आपको वापस से रिवाइज करूंगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिपेंडेंस के टाइम में, उनके जो मेन लीडर्स थे उनके बारे में जरूर मैं चर्चा करूंगा। आपको ये भले पता हो ना हो कि वो कब फाउंड हुआ, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि उसका मेन लीडर कौन था। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्चर के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसको इसलिए प्यारा कहता हूं क्योंकि संत निबार्क के लिए बोला गया है, अकबर के समकालीन थे। जिसको हिस्ट्री थोड़ा भी पता होगा तो उसको पता होगा संत निबार्क 12-13 सेंचुरी के थे, तो इनका तो अकबर के टाइम से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरा, यहां पे दूसरा स्टेटमेंट दिया है संत कबीर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। संत कबीर की बात करें, लिखा है शेख अहमद सरहिंदी से अधिक प्रभावित थे। वेल देखिए, संत कबीर की बात करें तो संत कबीर जो थे बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग थे, और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ था उससे बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। बिकॉज कबीर ने बहुत सारे, चाहे हिंदू रिलीजन हो चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, वहां पे काफी सारे स्ट्राइक किए हैं। लेकिन शेख अहमद सरहिंदी की बात करें तो ये बेसिकली इनका अलग ही सिस्टम था। ये बात है कि ये नक्शबंदी सूफी ऑर्डर के थे, ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि ये ज्यादा बदलाव के पक्षधर थे नहीं। इनका जो पक्ष था वो ऐसा नहीं था कि वो रिलीजन में एक अलग मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, नहीं। शेख अहमद सरहिंदी ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते थे, लेकिन संत कबीर के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। संत कबीर और शेख अहमद सरहिंदी दोनों अलग हैं। देखा जाए तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसको आप याद रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन एज वेल। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल है। यह बात की गई मियां तानसेन के बारे में। तानसेन, जिनका असली नाम था रामधनु पांडे, तो तानसेन एक उपाधि दी गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां भी पहला स्टेटमेंट है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था, क्योंकि सम्राट अकबर ने यह उपाधि नहीं दी थी। अब क्वेश्चन बनता है, यह उपाधि दी किसने थी? तो यह उपाधि दी थी राजा विक्रमजीत ने। राजा विक्रमजीत ग्वालियर के थे, इन्होंने इन्हें उपाधि दी थी। तो ये आप याद रखेंगे, राजा विक्रमजीत कहां के? ग्वालियर के। हालांकि बाद में ये राजा रामचंद्र जो रीवा के थे उनकी दरबार में भी गए, लेकिन उपाधि जो दी गई थी इनको तानसेन, ये दिया था राजा विक्रमजीत, जो कि कहां के थे? ये ग्वालियर के थे। अगला स्टेटमेंट है, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों संबंधित गानों की रचना की, बिल्कुल सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सम्राट अकबर ने इन्हें ही उपाधि दी, ये दी गई थी विक्रमजीत राजा के द्वारा, और जो कि ग्वालियर के राजा थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है? वेल, क्वेश्चन यहां पर ये नहीं शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है, क्वेश्चन ये है कि पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं टेम्परेट अल्पाइन जोन। तो इसे बोलते हैं टेम्परेट अल्पाइन जोन। अब देखिए, मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये पड़ेगा असम में, तो सारा का सारा तो आएगा नहीं टेम्परेट में। नामदफा की बात करें तो ये पड़ेगा आपका अरुणाचल में, तो ये भी थोड़ा नीचे साइड में है, तो ये पूरा का पूरा नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं थोड़ा सा आएगा, बट पूरा नहीं आएगा। नेवरा घाटी की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और देखा जाए तो यही बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड का एक बड़ा रीजन जो है वो टेम्परेट अल्पाइन रीजन में आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर पड़ेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। क्वेश्चन देखा जाए तो हल्का सा गेस करना है, यू विल गेट राइट आंसर। हालांकि कंफ्यूजन है इसमें, अरुणाचल प्रदेश और यूके में कंफ्यूजन है, बट यूके, यदि हम बात करें उत्तराखंड की बात करें तो इसका जो लैटिट्यूड है वो बेटर, ज्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे आसान क्वेश्चन ये है, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन, इसे बोलते हैं एम। ये एम आप बहुत दिनों से सुनते आए हुए हैं, अटल इनोवेशन मिशन, और कई जगह लिखा भी मिलता है। ये नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो एज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में काम करती है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में काम करती है। यह है अटल नव प्रवर्तन मिशन, इसे बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग के अंतर्गत ये काम करता है, इसको आप याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रसिद्ध स्थान और नदियां आपके सामने दी हुई हैं। अब इसमें यदि आप देखिए, पंढरपुर की बात करें तो ये चंद्रभागा में है।
नो डाउट पंढरपुर जो है चंद्रभागा किनारे है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तिरुचिरापल्ली की बात करें तो ये कावेरी किनारे है, इसको भी आप याद रखिएगा। हम्पी की बात करें तो हम्पी जो है याद रखिएगा ये किसके किनारे स्थित है, ये मालप्रभा किनारे स्थित नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वन। तो ये देखा जाए तो तुंगभद्रा के किनारे, किसके किनारे, तुंगभद्रा के किनारे है। ये बहुत ही फेमस है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुंगभद्रा दोआब में भी है, तो ये इसको आप याद रखें, हम्पी जो है तुंगभद्रा के किनारे है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। 1 और 2 राइट। पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी। तो इस तरह से कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे आते हैं जहां पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो हम्पी में आप बड़े आराम से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, और मालप्रभा तो किसी एंगल से नहीं हो सकता, तो हम्पी यदि आप यहाँ पे हटा दो, क्योंकि हम्पी यूजुअली पता होता है तुंगभद्रा किनारे है, यदि आप एक हटा दो तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाता है कि नहीं। देखिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है, समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक जो गरीबी रेखाएं हैं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। मतलब पावर्टी लाइन जो है अलग अलग राज्यों में हमने अलग अलग लगा रखी है। अभी पावर्टी लाइन जो है अलग अलग क्यों लगा रखी है, व्हाट द बेसिक रीजन फॉर दैट वन। अब देखिए इसका एक रीजन यहां पे दिया हुआ है, गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ये कोई इतना जेन्युइन रीजन है नहीं। कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग राज्य में प्राइस लेवल जो है अलग अलग होता है। और इसके अंतर्गत पावर्टी लाइन भी हमने अलग अलग कर रखी है, क्योंकि प्राइस, सामान का दाम बहुत मैटर करता है पावर्टी लाइन पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा जेन्युइन रीजन है। बाकी पढ़ लीजिए, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि पावर्टी लाइन का जो ग्राफ है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों है। तो ये रहे कुछ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ी सी डिफिकल्ट भले लगते हो आपको, लेकिन थोड़ा सा आप रुक के दिमाग लगाएंगे तो यू विल गेट राइट आंसर। बस थोड़ा सा स्टे करना है। तो कहने का मतलब ये है, यूपीएससी भी थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछती है, बशर्ते ये है कि आप अपने दिमाग को चौकन्ना रखें। डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। ऐसे कई सारे वीडियो मैं लेके आने वाला हूं आपको इस चैनल में, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आई जाएगी अगले 4 दिन तक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको ऐसे ऑसम कंटेंट को देखना है, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर दें। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू सो मच।